जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साई आईएएस में। मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल लेक्चर लेकर आ रहा हूं। और ये जो लेक्चर है हम लोगों ने 17th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया हुआ है। और इसके तहत जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग उसे एक एक करके पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। देखिए, बीपीएससी में क्या है ना कि हर साल 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, आपने अच्छे से पॉलिटी को पढ़ रखा है, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। यानी कि आपके 12 में 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट में तो मैं नहीं कह सकता कि आपका 12 क्वेश्चन सही हो, लेकिन हाँ, पॉलिटी में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है और आपने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपके 12 के 12 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में सही होने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपने इस लेक्चर को, और देखेंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, और उसको हम लोग पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। देखिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, भारत जब आजाद हुआ, तो भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ठीक है, तो भारत जब आजाद होता है तो उस समय 550 से ज्यादा प्रांत रहता है। यानी कि जो देसी रियासतें थी उस समय टोटल कितनी थी? 550 से ज्यादा रियासतें थी, देसी रियासतें। ठीक है, जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए थे तो उन्होंने सारी देसी रियासतों को यह अधिकार दे रखा था, अगर वो चाहें तो भारत में मिल जाए, या फिर अगर वो चाहें तो पाकिस्तान में मिल जाए, या फिर अगर वो चाहें तो खुद को इंडिपेंडेंट भी घोषित कर सकते हैं, यानी खुद को स्वतंत्र भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे जो प्रांत थे, ठीक है, वो पाकिस्तान में मिले, और कई सारे प्रांत थे जो हमारे भारत देश में मिले। ठीक है, उसमें भी कई सारे राज्य थे, प्रांत थे जो कि खुद को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। ठीक है, तो जो उस समय के हमारे देश के जो लीडर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, के मेनन वगैरह, उन लोगों ने कुछ राज्यों को समझाकर, कुछ राज्यों को दड़ा धमकाकर हमारे देश में शामिल करवाया। तो वो आगे हम लोग देखेंगे कैसे राज्य हमारे देश में शामिल हुए। वो उनका कहानी बाद में, उसको बाद में हम लोग समझेंगे और देखेंगे। देखिए, जब राज्यों का गठन हो रहा था, ठीक है, तो 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस समय टोटल 29 राज्य थे। कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। और उनको 4 भाग में डिवाइड किया गया था। कितने भागों में डिवाइड किया गया था? 4 भाग में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से? ए, बी, सी और डी में डिवाइड किया गया था। ठीक है, जो पार्ट ए था, जो भाग ए था, उसके तहत जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, यानी कि जो जो वैसे राज्य जो ब्रिटिश के कंट्रोल में हुआ करते थे, उनको पार्ट ए में रखा गया था। और पार्ट बी में जो प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि जो राजा रजवाड़े वाले जो राज्य थे, उनको पार्ट बी में रखा गया था। और सी में किसको रखा गया था? जो चीफ कमिश्नर स्टेट थे, यानी कि वो तो ब्रिटिश के क्षेत्र थे, लेकिन वहां पे चीफ कमिश्नर उन लोगों ने बैठा के रखा था, उसको पार्ट सी में रखा गया था। और पार्ट डी के तहत एक अकेला राज्य अंडमान एंड निकोबार को रखा गया था। अंडमान एंड निकोबार को किस में रखा गया था? पार्ट डी में रखा गया था। देखिए, जो ब्रिटिश प्रोविंस के तहत जो स्टेट थे, यानी कि जो ब्रिटिश के क्षेत्र कब्जे में जो स्टेट थे, वो टोटल कितने थे? वो टोटल 9 थे। ठीक है, और जो प्रिंसली स्टेट कितने थे? वो भी 9 थे। और जो चीफ कमिश्नर स्टेट था वो कितना था? वो 10 था। और एक अंडमान निकोबार एक था। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? टोटल 29 हो गया। यानी कि उस समय टोटल 29 राज्य थे। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था उस समय कितने राज्य थे? टोटल 29 राज्य थे। और उस समय उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा? ए, बी, सी और डी में डिवाइड किया गया था। अब देखिए, इस समय जो ये राज्यों का गठन किया गया था, जो राज्यों को डिवाइड किया गया था, इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं था। ठीक है, बस इसको उस समय की जरूरत के हिसाब से बस इसको डिवाइड कर दिया गया था और इसका गठन कर दिया गया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की मांग उठती है, अलग अलग राज्यों के गठन की मांग उठती है। कुछ लोग भाषा के आधार पर, समुदाय के आधार पर अपने लिए एक राज्य के गठन की मांग करते हैं। जैसे जो आंध्रा स्टेट था, ठीक है, वो पहले किसके साथ था? मद्रास के साथ था। तो जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे, वो लोग अपने लिए एक, तेलुगु बोलने वाले लोग के लिए एक अलग राज्य की डिमांड करते हैं। वैसे ही जो बॉम्बे था, बॉम्बे के साथ गुजराती बोलने वाले लोग और मराठा बोलने वाले लोगों को रखा गया था। जो गुजराती बोलने वाले लोग थे, उनकी डिमांड क्या थी? हम गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए, हमारे लिए एक अलग राज्य होना चाहिए। ऐसे ही पूरे भारत में कई जगह से ये डिमांड उठ रहा था कि भाषा के आधार पर हमारे लिए एक खुद का राज्य होना चाहिए। तो इसी चीज को जांच करने के लिए कि क्या हमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कई सारे कमीशन का गठन किया गया था। जैसे धर कमीशन, जेबीपी कमेटी, ठीक है, फजल अली कमीशन, ये सारे कमीशन का गठन किया गया था, ताकि भाषा के आधार पर हमें राज्यों का गठन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये चीज को जांचने के लिए किया गया था। अब देखिए, हमारे देश के जो भी लीडर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल वगैरह, ये लोग भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से क्यों इनकार कर रहे थे? देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तभी तभी शुरुआत में ही हमारे देश की बंटवारा हो गया था।
हमारे देश में पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बनाया गया था, हमारे देश को बंटवारा करके। ठीक है, तो हमारे जो देश के लीडर थे, वो नहीं चाहते थे कि फिर से हमारे देश का बंटवारा हो, फिर से हमारे देश का डिवीजन हो। पहले ही ऑलरेडी एक धर्म के आधार पर हमारे देश का बंटवारा हो चुका है, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि फिर से हमारे देश में भाषा के आधार पर कोई बंटवारा हो। इसलिए वो लोग इसको रिजेक्ट कर रहे थे कि नहीं, हम भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन नहीं करेंगे। उनको ये डर था कि ये जो आज हम भाषा के आधार पर हम राज्य बना रहे हैं, कल को हो सकता है कि ये लोग कल को अपने लिए एक देश की डिमांड करने लगे। इसलिए जो हमारे लीडर थे, वो लोग भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं करना चाहते थे। लेकिन उस समय क्या था ना, कई सारे जो राज्य, जो क्षेत्र थे ना, वो अपने लिए देश की भी डिमांड कर रहे थे कि हमें एक अलग देश ही चाहिए। जैसे पंजाब था उस समय, वो अपने लिए एक पंजाब सूबा सूबा देश के लिए डिमांड कर रहा था। उधर नागालैंड था, नागालैंड में क्या कह रहा था, हम अलग कर दो, हम अपना देश खुद बनाएंगे। ठीक है, तो इसी सब डर की वजह से जो भारत के जो लीडर थे ना, वो नहीं चाह रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। चलिए देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटी थी जिनको बनाया गया था ये जांचने के लिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, पहली जो कमिटी थी जिसको बनाया गया था ये जांचने के लिए, वो कौन सी कमिटी थी? धर कमीशन थी। इसका गठन कब किया गया था? जून 1948 में किया गया था। कब किया गया था? जून 1948 में किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके द्वारा किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए, this commission was constituted in 1948 to assess the feasibility of the linguistic organization of the state by the government of India। यानी कि क्या भाषा के आधार पर हमें राज्यों का गठन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये जांचने के लिए धर कमीशन का गठन किया गया था जून 1948 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, और इसने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को रिजेक्ट कर दिया। यानी क्या कहा इसने कि हाँ, हम हमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए। हमें किस आधार पर करना चाहिए? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे, कन्वीनियंस के आधार पर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर हमें राज्यों का गठन करना चाहिए। देखिए, जब इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को जब इसने रिजेक्ट कर दिया, तो जो जो पहले से लोग आंदोलन कर रहे थे, जो जो विरोध कर रहे थे, उनका जो विरोध प्रदर्शन और आंदोलन क्या है, और तेज भड़क उठा। यानी कि जो उनकी सेंटिमेंट थी वो भड़क उठा। ठीक है, जब उनका सेंटिमेंट भड़क गया, तो फिर से एक कमेटी बनाई गई, जेबीपी कमेटी। और ये जो जेबीपी कमेटी थी, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई गई थी। ऊपर हम लोगों ने देखा कि जो धर कमीशन था वो किसके द्वारा बनाया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। लेकिन जेबीपी कमेटी, जो कांग्रेस पार्टी, जो उस समय मेजोरिटी पार्टी थी, जो रूल कर रही थी हमारे देश में, उसके द्वारा ये कमेटी बनाई गई थी। और इसके सदस्य कौन कौन थे? इसमें तीन सदस्य थे। कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और साबी सीतारामैया। इनमें तीन सदस्य थे, और इन्हीं के नाम के आधार पर इसको शॉर्ट फॉर्म में जेबीपी कमेटी भी कहते हैं। देखिए, कभी भी आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जेबीपी कमेटी में कौन कौन तीन लोग शामिल थे, तो नाम आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। अब देखिए, इस कमेटी कमेटी का गठन कब किया गया था? दिसंबर 1948 में इस कमेटी का गठन किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की? तो अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और इसने भी लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य का गठन की जो मांग थी, उसको भी इसने रिजेक्ट कर दिया। यानी कि इसने भी क्या कहा, यहाँ हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हम नहीं कर सकते, वो हमारे लिए सही नहीं होगा। ठीक है, देखिए, जब इसने भी रिजेक्ट कर दिया, तो क्या क्या हुआ? जाहिर जाहिर सी बात है कि जो विद्रोह हो रहा था, जो आंदोलन हो रहा था, वो और तेज भड़क उठा। क्योंकि भाई, लोगों को क्या चाहिए था? लोगों को तो अपनी भाषा के आधार पर अपना राज्य चाहिए था। और जबकि इस कमिटी ने भी इस बात को रिजेक्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि विद्रोह होना ही था। लोगों का जो सेंटिमेंट था, जो भावना था, वो भड़कना ही था। ठीक है, तो जो एक आंध्रा के एक लीडर रहते हैं, पोटी श्रीरामुलु, वो क्या होते हैं? वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। ठीक है, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं कि जब तक आंध्रा का क्रिएशन नहीं होगा, तब तक मैं भूख हड़ताल पे रहूंगा, या तो फिर मैं मर जाऊंगा, या फिर मैं आंध्रा का आंध्रा स्टेट अपने लिए बनवा कर रहूंगा। ठीक है, तो 54 दिन के हंगर स्ट्राइक करने के बाद जो पोटी श्रीरामुलु जो रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जब उनका डेथ हो जाता है 15 दिसंबर 1952 को उनको डेथ हो जाता है, तो जो विद्रोह है, जो आंदोलन था, और तेज भड़क जाता है। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी वगैरह रहती है, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ठीक है, बैंक, पुलिस स्टेशन वगैरह, वहां पे आगजनी होने लगती है। जो भी लोग रहते हैं, सब आग लगाने लगते हैं, विद्रोह करने लगते हैं। हर जगह ब्लैक झंडा वगैरह दिखाया जाना लगता है। ठीक है, तो सरकार को, गवर्नमेंट को मजबूर होकर एक आंध्रा स्टेट को क्रिएट करना पड़ता है। ठीक, आंध्रा स्टेट क्रिएशन कब होता है? 1953 में, 1953 में मजबूर होकर सरकार को सितंबर में, और सॉरी, अक्टूबर में आंध्रा का क्रिएशन करना पड़ता है।
देखिए, जब आंध्रा स्टेट जब फॉर्म होता है तो बाकी जो स्टेट थे जो पहले से डिमांड कर रहे थे अपने लिए खुद के लिए एक भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की डिमांड कर रहे थे, तो वहां पे भी ये डिमांड और तेज हो जाती है कि भाई जब आपने आंध्रा का क्रिएशन कर दिया तो हमारे लिए भी आप एक भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाओ। ठीक। तो फिर से इस बात को जांच करने के लिए क्या हमें एक भाषा के आधार पर हमें राज्यों का गठन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर से एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसका नाम क्या रहता है, फजल अली कमीशन, और इसी को क्या कहा गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी इसको कहा गया। फजल अली इसके चेयरमैन थे, इसलिए इनके नाम पे इसको फजल अली कमीशन भी कहा गया। और इसमें इनके साथ साथ दो और इसके मेंबर थे, कौन कौन थे, के एम पनिकर जी थे, ठीक, और एच एन कुंजरू थे। देखिए नाम याद रखना है कि फजल अली कमीशन में बाकी दो और कौन कौन से मेंबर थे, तो कौन कौन से मेंबर थे, के एम पनिकर और एच एन कुंजरू। देखिए इसका गठन कब किया गया था, दिसंबर 1953 में इसका गठन किया गया था। फजल अली कमीशन का गठन दिसंबर 1953 में इसका गठन किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में, सितंबर 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है। इस कमीशन ने 4 रिकमेंडेशन दिया। ठीक है, इस कमीशन ने 4 रिकमेंडेशन दी। इसने क्या बोला, जो ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है हमें उस आधार पर राज्य का गठन करना चाहिए। हम ये नहीं देखना चाहिए कि एक लैंग्वेज एक स्टेट का गठन करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, एक राज्य में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे तो वहां पे कई भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो ऐसा हम थोड़े करेंगे कि अगर एक एक क्षेत्र में अगर 10 भाषा बोलने वाले लोग हैं तो हम उन 10 भाषा बोलने वाले लोगों के लिए 10-10 राज्य बना देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कोई भाषा है जो बहुत बड़े क्षेत्र में बोला जा रहा है, बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा बोला जा रहा है, तभी हम उसको एक राज्य का गठन कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज की क्राइटेरिया की बात की कि हम तभी एक राज्य का गठन कर सकते हैं। और उन्होंने साथ साथ कुछ और भी फैक्टर रखे जिसके आधार पर हमें राज्यों का गठन करना चाहिए, जो राज्यों को गठन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। क्या था वो, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। यानी कि जो देश की यूनिटी है, सिक्योरिटी है, वो प्रिजर्व होनी चाहिए, वो मजबूत होनी चाहिए। यह नहीं कि हम देश का जो राज्य का जो गठन कर रहे हैं भाषा के आधार पर गठन कर दिए, उससे क्या हुआ, हमारे देश की यूनिटी खतरे में पड़ जाए, ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है। लैंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, यानी कि लैंग्वेज और कल्चर अगर समान है तभी हमें हमें राज्य का गठन करना चाहिए। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, यानी कि अगर हम राज्य का गठन कर रहे हैं तो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बातों को ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपुल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन एज ए होल, यानी कि जो लोगों का कल्याण होना चाहिए। अगर हम राज्य का गठन कर रहे हैं तो उसे लोगों के कल्याण के लिए करना चाहिए, और हमारा देश का भी कल्याण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम राज्य का गठन कर दिए और जो लोग हैं वो भूखमरी में मर रहे हैं। ठीक है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये उन्होंने 4 बातें कही थी। अब देखिए, जब ये जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है, तो यही रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास कराया जाता है। इसमें कुछ नए प्रोविजन जोड़े जाते हैं, कुछ नए प्रस्ताव इसमें शामिल किए जाते हैं और इसको पास कराया जाता है। और सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक पास होता है, और इसी को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी कहते हैं, जो 1956 में पास होता है। और उसके द्वारा 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। कितने स्टेट, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी का गठन किया जाता है। कब, 1956 में। ठीक है। जो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, इसके द्वारा 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी का गठन किया जाता है। और जो पहले जो पार्ट चले आ रहे थे, पार्ट ए, बी, सी और डी को, उनको खत्म कर दिया जाता है, उनको क्या कर दिया जाता है, एबोलिश कर दिया जाता है, उनको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक। अब देखिए, आइए हम लोग देखते हैं कि जब स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन हुआ उसके बाद कौन कौन से राज्य का गठन किया गया। हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि गुजरात और अपने लिए स्टेटहुड की डिमांड कर रहा था, यानी कि अपने लिए एक अलग स्टेट की डिमांड कर रहा था। देखिए, बॉम्बे और गुजरात पहले एक ही राज्य थे, यानी कि दोनों एक ही साथ पहले थे। ठीक है। 1960 में जो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन आया था, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, उसके बाद पहला स्टेट गठन होने वाला कौन सा था, गुजरात था। यानी कि जो जो बॉम्बे था, बॉम्बे में ही क्या था, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों साथ में रहते थे। लेकिन बाद में 1960 में गुजरात को अलग करके गुजरात को एक अलग राष्ट्र बना दिया गया, एक अलग अलग राज्य बनाया गया। और जो बॉम्बे था उसका नाम बदल के उसको क्या कर दिया गया, महाराष्ट्र कर दिया गया। फिर 1963 में जो नागालैंड था, जो अपने लिए एक अलग देश की डिमांड कर रहा था। ठीक है, देखिए नागालैंड अपने लिए अलग देश की डिमांड कर रहा था, उसको राज्य नहीं चाहिए था, उसको क्या चाहिए था, एक देश चाहिए था। ठीक है। तो फिर उसको शांत कराया गया कि नहीं भाई, तुम देश छोड़ो, तुम राज्य ही ले लो और राज्य लेकर खुश रहो। और नागालैंड का क्रिएशन किया गया, कब किया गया, 1963 में नागालैंड बनाया गया, इसको असम से अलग करके। ठीक है। फिर 1966 की बात आती है। 1966 में क्या होता है, हिमाचल,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब एक साथ रहते हैं। ठीक है, देखिए जो पंजाब रहते हैं वहाँ पे पंजाबी बोलने वाले लोग रहते हैं, और जो हरियाणा रहता है वहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पे भी सब लोगों की अपनी अपनी डिमांड रहती है कि भाई हमारे भाषा के आधार पर हमें भी अलग किया जाए। ठीक है, तो जो पंजाबी बोलने वाले लोग रहते हैं उनको अलग करके एक पंजाब स्टेट बनाया जाता है, जो हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं उनको अलग करके एक हरियाणा स्टेट बनाया जाता है, और जो पहाड़ी क्षेत्र रहता है उसको हिमाचल प्रदेश नाम से एक अलग स्टेट बनाया जाता है 1966 में। ये चीज ध्यान में रखना है। देखिए, फिर 1972 में क्या होता है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का फॉर्म किया जाता है 1972 में। देखिए 1972 ऐसा साल है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का जो मतलब जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे ज्यादा बदलाव किया किया था, मतलब बड़े तौर पे बदलाव किया गया था। ये ध्यान में रखना। देखिए 1963 में नागालैंड में बदलाव किया था, यानी कि नागालैंड को स्टेटहुड की उपाधि दी गई थी। 1972 में तीन राज्यों को, कौन कौन सा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा त्रिपुरा को फॉर्म किया गया था। ये ध्यान में रखना है। देखिए 1975 में सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया था। देखिए जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय जो सिक्किम था ना वो इंडिया का पार्ट नहीं था। इंडिया खुद एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे उस समय था, और उस समय वहां पे एक छोग्याल डायनेस्टी थी, यानी कि छोग्याल राजवंश उस समय रूल कर रहा था। ठीक है, तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ है तो भारत ने बहुत कोशिश किया कि सिक्किम जो क्या है हमारे साथ आके मिल जाए, लेकिन उसने मिलने से इनकार कर दिया। हाँ, लेकिन उसने कुछ अधिकार भारत को दे रखा था। ठीक है, तो 1947 में 1947 से लेकर के 1974 तक भारत ने सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दे रखा था, यानी कि प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दे रखा था। और उसकी जो कम्युनिकेशन, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह थी ना, उसको संभालने का अधिकार उसने भारत को दे रखा था, यानी कि उस पर कोई भी कानून वगैरह कौन बनाएगा, भारत बनाएगा। लेकिन फिर 1974 में क्या होता है, वहाँ के जो लोग रहते हैं उनकी डिमांड रहती है कि नहीं भाई हमें तो भारत में मिलना है, हमें हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो 1974 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 2A संविधान में जोड़ा जाता है। ठीक, आर्टिकल 2A संविधान में जोड़ा जाता है, और उसके तहत सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया जाता है, यानी कि उसको फुल स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाता है, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया दिया जाता है, और आर्टिकल 2A को संविधान में जोड़ा जाता है। लेकिन फिर एक साल बाद ही जो लोग होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, लोग फिर से डिमांड करने लगते हैं कि नहीं हमें पूरी तरह से भारत में मिलना है, हमें छोग्याल डायनेस्टी वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है वहां पे प्लेबिसाइड कराया जाता है। ठीक, क्या कराया जाता है, प्लेबिसाइड कराया जाता है, ये लोगों को ओपिनियन लिया जाता है कि वो आप किसके साथ जाना चाहते हैं, आप छोग्याल डायनेस्टी के साथ रहना चाहते हैं या फिर आप पूरी तरह से भारत में मिलना चाहते हैं। तो वहाँ के जो लोग रहते हैं वो पूरी तरह से भारत में मिलने मिलने के लिए तैयार रहते हैं, और वो लोग अपना मत भारत में मिलने के लिए देते हैं। ठीक है, तो 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिक्किम को भारत का एक इंटीग्रल पार्ट बनाया जाता है, और 1975 से 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम क्या होता है, भारत का एक महत्वपूर्ण पार्ट बनता है। ठीक है, फिर देखेंगे 1987 में गोवा है, गोवा को स्टेटहुड की उपाधि दी जाती है, गोवा के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को। तो देखिए 1972 में अरुणाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया था, यानी कि क्या बनाया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1972 में। ठीक है, लेकिन 1987 में गोवा के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को भी एक स्टेट बना दिया जाता है। ये चीज ध्यान में रखना है। अब देखिए फिर आता है 2000। 2000 में क्या होता है, 2000 में जो उत्तरांचल है, यानी कि जो जिसको उत्तराखंड भी कहते हैं, ठीक है, उसको यूपी से अलग करके एक राज्य बना दिया जाता है। ठीक है, और वैसे ही झारखंड, ठीक है, झारखंड को बिहार से अलग करके एक राज्य बनाया जाता है, और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया जाता है। ठीक, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, जो उत्तरांचल है उसको 9 नवंबर 2000 का उसको गठन किया गया था, झारखंड का 15 नवंबर 2000 को गठन किया गया था, और छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया था, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को गठन किया गया था मध्य प्रदेश से अलग करके। फिर 2014 में तेलंगाना का गठन किया जाता है आंध्र प्रदेश से अलग करके। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे उनकी डिमांड थी कि भाई हमें अलग करना, अलग स्टेट चाहिए। ठीक है, तो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का गठन किया जाता है, और तेलंगाना क्या होता है, भारत का 29वां राज्य बनता है। भारत का 29वां राज्य कौन बनता है, तेलंगाना बनता है। ठीक, फिर आता है 2019। 2019 में क्या होता है, जो जम्मू एंड कश्मीर रहता है, जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख लद्दाख। ठीक है, और इन दोनों को क्या बनाया जाता है, यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। ठीक, 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में एक एक्ट आया था, उस एक्ट के द्वारा जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड की उपाधि थी उसको छीन लिया जाता है, और उसको उसको क्या बना दिया जाता है, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, और उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर में
और लेह एंड लद्दाख में उसको बांट दिया जाता है। ठीक है, तो अब हमारे देश में कितने राज्य हो गए? टोटल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। कितने हैं? 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन है, हम लोगों ने पढ़ लिया, अपने लेक्चर को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो क्वेश्चन है, हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Har Commission had recommended the organization of state on the basis of linguistic factor। क्या ये बात सही है? धर कमिश्नर धर कमीशन ने लैंग्वेज के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात कही थी? कही थी? नहीं कही थी। हम लोगों ने देखा था, धर कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था। धर कमीशन ने क्या कहा था? रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात कही थी। ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जेबीपी कमिटी हैड रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रिवर्सन ऑफ स्टेट। बिल्कुल, जेबीपी कमिटी ने भी रिजेक्ट कर दिया था लैंग्वेज के आधार पर। थर्ड देखते हैं। फजल अली कमीशन हैड ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रिवर्सन ऑफ स्टेट। बिल्कुल, फजल अली कमीशन ने ब्रॉडली एक्सेप्टेड जो लैंग्वेज है उसी के आधार पर स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन की बात कही थी। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि सिर्फ तीसरा सही है। ठीक है, चलिए, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।